जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विजय एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी इसी तरह की किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ होने वाले ऐसे फार्मूला एंड फंक्शन को सीखेंगे जो कि किसी भी बैंकिंग या फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए बहुत काम आ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ये है एक्सेल के उन फंक्शन एंड फार्मूलाज की लिस्ट जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज का पहला फार्मूला है एग्रीगेट फार्मूला। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारे पास में एक टेबल है और उस टेबल के कॉलम नंबर डी के अंदर अमाउंट्स दी गई है। अब इस अमाउंट के अंदर कुछ एरर्स भी है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि हम रेगुलर जो सम करते हैं उस तरह से, तो इज इक्वल्स टू सम, और इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ रही है, मतलब जो हमारा सम का फॉर्मूला है उसने एरर होने की वजह से उसे कैलकुलेट नहीं किया है, उसका टोटल नहीं किया है। इसी जगह पे हम एग्रीगेट का फंक्शन यूज़ करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें किस तरीके से अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो हम इज इक्वल्स टू प्रेस करके एग्रीगेट टाइप करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, जैसे कि एवरेज है, काउंट ए है, मिनिमम, मैक्सिमम, ऐसे कई सारे। अभी हमें क्या करना है कि टोटल करना है, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे सम का फंक्शन और उसके लिए हमें जो कीवर्ड है वो है 9। तो हम 9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, देन कॉमा लगाएंगे। देन आपको ये बहुत सारी और भी कंडीशंस देगा, जैसे कि पहली कंडीशन है कि इग्नोर नेस्टेड सब टोटल, इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर वैल्यूज, ये है इग्नोर नथिंग, इस तरह के। तो इस केस में हमें जो टोटल करना है उसके अंदर जो भी एरर्स है हमें उससे कंसीडर नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इग्नोर एरर वैल्यूज, जिसका जो नंबर है वो है 6, तो हम यहाँ से 6 टाइप करेंगे, देन कॉमा लगाएंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि एरे कौन सी है, तो जो हमारी एरे है वो है ये वाली, कॉलम नंबर डी। हम उसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज। एरर को छोड़ करके जितनी भी वैल्यूज थी उन सभी का इसने टोटल कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इस प्रोडक्ट वाले टेबल में से कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट करता हूँ। मैं फोल्डिंग चेयर में सिलेक्ट कर लेता इसमें से। अगर आप देखेंगे तो हमारा टोटल अब भी वैसा का वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँ तो हमारा टोटल जो है वो ऊपर से चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले इस फिल्टर को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने 6 टाइप किया हुआ था उसकी जगह पे हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो सीरियल नंबर 7 जिसमें ये लिखा है इग्नोर हिडन रोज एंड एरर वैल्यूज़, मतलब हमें जो रो हाइड हो जाने वाली है फिल्टर लगाने के टाइम पे उनका टोटल प्लस जो एरर्स हैं उनको हमें नहीं काउंट करना है। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे कीवर्ड 7, ठीक है, एंड एंटर हिट कर देंगे। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फिल्टर में से फोल्डिंग चेयर। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल हो चुका है चेंज, मतलब फोल्डिंग चेयर जितनी है उसकी अमाउंट वो यहाँ पे आ चुकी है। चलिए हम एक बार दूसरा भी लगा के देखते हैं। हम सिलेक्ट कर लेते हैं जैकेट। तो जैकेट के अंदर आप देखेंगे तो उसका टोटल यहाँ पे हम करते हैं तो 40,777 और यहाँ पे 40,777 आ चुका है। तो इस तरह से जो एग्रीगेट का फंक्शन है वो हमें हिडन रोज का टोटल करने में भी हेल्प करता है, और हमें अगर कोई वैल्यू इग्नोर करनी है, जैसे कि कोई एरर है या कोई भी वैल्यू, तो हम उसका टोटल कर सकते हैं। तो हमारा अगला फार्मूला है राउंड। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी दी गई है और उन्हें मिलने वाला है एनुअल बोनस। बोनस तो मुझे भी अच्छा लगता है, किसे अच्छा नहीं लगता है। चलिए हम इसको काउंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सैलरी और उसके ऊपर से उसका बोनस निकालते हैं, ठीक है, और उस फार्मूला को नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें डेसिमल के बाद में, पॉइंट के बाद में 4 डेसिमल की वैल्यू मिल रही है। हमें या तो 2 चाहिए या तो फिर हमें डेसिमल काउंट 0 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूला को एडिट करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे राउंड, ब्रैकेट ओपन। फिर ये पूछ रहा है कि आपका नंबर, तो हमारा नंबर है यही वाला जो हमारा फॉर्मूला है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है नंबर डिजिट, मतलब हमें कितने डेसिमल तक की वैल्यूज चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी भी 4 बता रहा है, इसलिए क्योंकि हमने इस कॉलम को नंबर में रखा हुआ है। हम इसको करेंसी में या तो फिर अकाउंटिंग फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे तो ये जो हमारा डेसिमल वैल्यू था वो 0.2 डेसिमल तक आ चुका है, मतलब 4040.28। अब हम उसको नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपको ये 0.2 डेसिमल भी नहीं चाहिए, तो हम अपने फॉर्मूला को एडिट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं 0 और उसको कर देते हैं नीचे तक कॉपी। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो डेसिमल वैल्यू थी वो जा चुकी है, मतलब अब सब जगह पे 0000 ही आ चुका है। तो हम अगले फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है नेटवर्क बेस।
आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा एक लिस्ट दिया गया है। उस महीने की स्टार्टिंग डेट है और उस महीने की एंड डेट है। हमें यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि उस स्पेसिफिक मंथ के अंदर कितने वर्किंग डेज आते हैं। वो वर्किंग डेज में ना तो सैटरडे संडे होने चाहिए और ना ही कोई फेस्टिवल हॉलीडे होना चाहिए। तो हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले हम कंसिडर करेंगे हमारे सैटरडे संडे को स्टैंडर्ड वीक ऑफ, और हमने अपनी हॉलीडे की लिस्ट पहले से ही प्रिपेयर करके रखी है जो कि हाइपोथेटिकल है। वैसे कोई हॉलीडेज होते नहीं है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बट फिर भी इस फॉर्मूला को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ हॉलीडे की लिस्ट क्रिएट करके रखी है। तो चलिए हम अपना फॉर्मूला शुरू करते हैं। इज इक्वल्स टू नेट वर्क डेज। ठीक है, अब ये आपसे पूछेगा कि आपकी स्टार्टिंग डेट कौन सी है। तो हमारी स्टार्टिंग डेट है कॉलम नंबर B2 के अंदर, देन हम कॉमा लगाएंगे। देन ये आपसे पूछेगा कि आपकी एंड डेट क्या है। तो हमारी एंड डेट है C2 सेल के अंदर, कॉमा लगाएंगे। फिर ये आपसे पूछेगा कि आपकी हॉलीडेज कौन सी है। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो हॉलीडे की लिस्ट है उसे पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। हम कीबोर्ड से F4 प्रेस करके उस रेंज को फ्रीज कर देंगे, देन ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और हम एंटर हिट करेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जनवरी मंथ के अंदर 21 वर्किंग डेज हम आ चुके हैं। हम पूरे फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह से हमें हर महीने के अंदर सैटरडे संडे और हॉलीडेज को छोड़कर के जितने भी वर्किंग डेज है वो हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो बहुत ही फेमस है, उसका नाम है वी लुकअप। आप में से काफ़ी सारे लोग इस फॉर्मूला का डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने इसे सुना भी होगा पर उसे यूज़ करना नहीं आता होगा। तो चलिए हम उसे भी समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय का नाम और उसकी सैलरी दी गई है। हमें क्या करना है कि कॉलम नंबर E के अंदर उसकी सैलरी को यहाँ पे मेंशन करना है जो कि हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हम फॉर्मूला डालते हैं इज इक्वल्स टू वी लुकअप। अब वी लुकअप आपसे पूछ रहा है कि वी लुकअप की वैल्यू कौन सी है। ठीक है, आप क्या ढूंढ रहे हैं, जो कि है हमारा सेल नंबर D2। देंगे आपसे पूछ रहा है टेबल एरे, तो वो टेबल एरे है हमारी ये वाली। हम अपनी पूरी की पूरी टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे एंड देन ये पूछेगा आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर वो होता है जहाँ से आपको आंसर मिलेगा। मतलब हमारे केस में हमें आंसर मिलने वाला है कॉलम नंबर B से, जो कि है सेकंड नंबर पे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 2, देन हम कॉमा लगाएंगे। फिर आपसे पूछेगा ट्रू और फॉल्स, आपको क्या अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हम यहाँ से एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे 0 एंड देन ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड हम एंटर हिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, हम इसकी थोड़ी सी साइज़ बढ़ा देते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे आप उस एम्प्लॉय की सैलरी आ चुकी है। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं, कुंदन सिंह, यहाँ पे उसकी सैलरी है 43,197, 43,197। अगर हम यहाँ से मान लीजिए नाम चेंज भी करते हैं, जैसे कि पूजा कुमारी कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें उसकी सैलरी भी आ जाएगी। तो दोस्तों ये था एक वी लुकअप का एग्जाम्पल। अब मैं आपको वी लुकअप के अंदर वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि पूजा कुमारी या जो कुंदन सिंह थे उसका नाम यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था एग्जैक्टली जैसा कि हमारी रेंज के अंदर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ कुंदन, मतलब फर्स्ट नेम मेंशन है, सेकंड नेम मेंशन नहीं है। चलो एक बार वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू है हमारी ये वाला सेल नंबर G2, देन टेबल एरे हम अपने सिलेक्ट कर लेते हैं, देन हम कॉमा लगाते हैं, देन हमारे जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 है उसे टाइप करते हैं, देन हम 0 करेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और यहाँ पे आ चुका है NA। क्यों? क्योंकि वी लुकअप को कुंदन नाम की वैल्यू इस टेबल के अंदर नहीं मिली है। ठीक है, पिछले वाले फॉर्मूला में क्या था कि कुंदन सिंह, मतलब ये जो लिखा हुआ था जो फुल नेम एंड लास्ट नेम, वो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच था, बट यहाँ पे नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जिसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड। तो हम अपने फॉर्मूला को एडिट करेंगे यहाँ से, फिर टाइप करेंगे एंड देन ओपन पैरेंथेसिस, देन स्टार एंड देन क्लोज और हम हिट करेंगे एंटर। तो ये देखिए वी लुकअप ने वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके हमें वही रिजल्ट यहाँ पे ला करके दे दिया है। कभी भी अगर मान लीजिए आपके पास में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला की तरफ, जो कि है ईओ मंथ। तो ईओ मंथ का फॉर्मूला कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में एक स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी डेट का एंड मंथ जानना है कि एंड ऑफ मंथ में उसकी कौन सी डेट होगी, उस टाइम पे ये फॉर्मूला काम आता है ईओ मंथ। हम यहाँ से टाइप करते हैं इज इक्वल्स टू ईओ मंथ, देन ये आपसे पूछता है स्टार्टिंग डेट। तो हम यहाँ पे अपनी स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, देन मंथ। मान लीजिए कि आपको उस करंट मंथ की ही एंड ऑफ डेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड देन हिट दी एंटर बटन
और उस फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि जैसे 1 जनवरी 2022 है, उस महीने की आखिरी तारीख है 31 जनवरी। ओके, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 0 की जगह पे 1 लगा देते हैं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? वो अगले महीने की आपको एंड डेट दे देगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 की जगह पे 2 टाइप कर देते हैं, तो वो अगले महीने की जो भी एंड डेट होगी वो आपको एज अ रिजल्ट दे देगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला की तरफ, जो कि है ई डेट। ई डेट का फॉर्मूला कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिए गए हैं, तो कुछ कस्टमर्स के नाम दिए गए हैं, इनवॉइस की डेट दी गई है, क्रेडिट मंथ्स दिए गए हैं, मतलब उन्हें उस इनवॉइस को पेमेंट करने के लिए कितने मंथ्स की रिक्वायरमेंट है। अब हमें यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना है कि उसकी ड्यू डेट कौन सी है। मतलब इस डेट को हमने इनवॉइस रेज किया है, तो 2 महीने के बाद में उस इनवॉइस की ड्यू डेट कब आएगी, ताकि हम पेमेंट रिमाइंडर भेज सके। पैसा लाना जरूरी है ना, वरना कंपनी काम कैसे करेगी। तो चलिए उसके लिए हम एंटर करते हैं फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ई डेट। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग डेट कौन सी है, तो हमारी स्टार्टिंग डेट है इनवॉइस डेट, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मंथ्स कितने हैं, तो हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज और फॉर्मूला को नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी ड्यू डेट आ चुकी है। मतलब 5 जनवरी से अगर हमारा इनवॉइस की डेट स्टार्ट होती है, तो 2 महीने के बाद में हमारी जो ड्यू डेट आती है वो है 5 मार्च 2022। तो इसी तरीके से हम ई डेट का फॉर्मूला यूज़ करके फ्यूचर में आने वाली डेट्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फॉर्मूला की तरफ, जो कि है सम इफ फॉर्मूला। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल है कि उसके अंदर कुछ कैटेगरी दी गई है, कुछ आइटम्स दी गई है, उनकी क्वांटिटी, उनकी यूनिट रेट और अमाउंट दी गई है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट दिया गया है उसका सब टोटल लेके आना है। मतलब इस प्रोडक्ट की टोटल कितनी सेल्स हुई है हमें इस टेबल के अंदर से आइडेंटिफाई करनी है। सम फार्मूला के अंदर क्या होता है कि कोई भी कंडीशन नहीं होती है, बट जब सम इफ का फार्मूला होता है उसके अंदर कंडीशन दी जाती है कि हमें किसी भी स्पेसिफिक वैल्यूज़ का ही टोटल चाहिए। उसे कैसे यूज़ करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। इज इक्वल्स टू SUM इफ सम इफ, देन ये आपसे पूछा है कि आपकी रेंज कौन सी है, तो हमारी रेंज है ये। ठीक है, हम यहाँ से इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं नीचे तक। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, फिर ये आपसे पूछता है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा क्राइटेरिया है LED टीवी, जो कि है सेल नंबर J2। ओके, कॉमा लगाएंगे। देन ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी सम रेंज क्या है, तो हमारी जो सम रेंज है वो है कॉलम नंबर G। उसको हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज एंड हिट दी एंटर बटन। जैसे ही आप एंटर बटन हिट करेंगे, यहाँ पे LED टीवी का इस टेबल के अंदर जितना भी टोटल सेल्स हुआ था वो सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। मान लीजिए कि आप यहाँ से कोई दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं, फोल्डिंग चेयर, तो उसका टोटल सेल्स यहाँ पे आ जाएगा। फोल्डिंग चेयर की जगह पे आप मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल का यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो इसी तरीके से सम इफ का फॉर्मूला लेकर के हम कंडीशनल सब टोटल कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूला की तरफ, जो कि है काउंट इफ का फार्मूला। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम दिए गए हैं, उन्होंने कितनी सेल्स की है वो दी गई है, और उन्होंने जो टारगेट अचीव किया है या नहीं किया है उसका स्टेटस है, जैसे कि अचीव, नॉट अचीव। जो सेल्स टारगेट था वो 50,000 है। अगर किसी भी एम्प्लॉय ने 50,000 से कम अगर कोई टारगेट अचीव किया है तो वहाँ पे नॉट अचीव लिखा हुआ है, और जहाँ पे अचीव किया है उसमें अचीव लिखा हुआ है। हमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड वाले टेबल के अंदर ये काउंट करना है कि कितने स्टाफ ने टारगेट अचीव किया है और कितने स्टाफ ने टारगेट अचीव नहीं किया है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे काउंट इफ का। तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इज इक्वल्स टू, देन हम फार्मूला एंटर करेंगे काउंट इफ। देन ये आपसे पूछेगा कि आपकी रेंज क्या है, तो हमारी रेंज है कॉलम नंबर C, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। हम कीबोर्ड से उस पूरी की पूरी रेंज को फ्रीज कर देंगे F4 की प्रेस करके। देन हम कॉमा लगाएंगे और फिर ये आपसे पूछेगा कि क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा क्राइटेरिया है ये, जो कि है अचीव वाला सेल, सेल नंबर E4। देन हम उस ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड देन हिट दी एंटर बटन, एंड देन उसी फार्मूला को हम नीचे भी कॉपी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 9 लोगों का रिजल्ट बता रहा है जिन्होंने अचीव किया है टारगेट, और 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया है। तो काउंट इफ के फार्मूला की मदद से आप कंडीशनल काउंटिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूलाज की तरफ, जो कि है PMT। ये फार्मूला से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं या तो फिर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने जो लोन ली है या हमारी जो लोन अमाउंट है उसकी EMI कितनी आएगी, उसमें इंटरेस्ट कितना है और उसमें कितना प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर हमने लोन अमाउंट मेंशन की है 10 लाख रुपीज़, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% और जो ड्यूरेशन है वो है 48 मंथ्स। ठीक है, हमने ड्यूरेशन यहाँ पे 48 मंथ में ली है क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो कैलकुलेशन मंथ के बेसिस पे करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि हमारी
ईएमआई कितने की आएगी, मतलब हमारी ईएमआई का अमाउंट कितना होगा जो कि हमें हर महीने पे करना है। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे हमारा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू PMT। देन सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या है। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट जो आप बैंक को पे करने वाले हैं। तो हमारे पास में जो इंटरेस्ट है वो है 11%। बट आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट को पर मंथ की बेसिस पे कैलकुलेट करता है। तो जब भी आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सिलेक्ट करेंगे उसे डिवाइड कर देना है 12 से, मतलब 12 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो वो मंथली इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा लगाइए। वो पूछेगा कि एन पर मतलब आपका जो ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, जैसे 5 साल की लोन है आपकी, 2 साल की है, 3 साल की है, या जितने साल की भी है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी उसे मंथ में कैलकुलेट किया हुआ है, इसलिए हम सीधा उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देन आप कॉमा लगाइए, फिर आपसे पूछेगा पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, आपकी जो लोन अमाउंट है वो क्या है। तो हमारी जो लोन अमाउंट है ये सेल नंबर B2 10 लाख। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज एंड देन हिट दी एंटर बटन। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे यहाँ पे आपको एक माइनस वैल्यू आएगी। वो माइनस वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हम जब भी लोन पे करते रहते हैं तो हमारा जो लोन अमाउंट है वो कम होता जाता है। हमको सिंपली बस ये करना है कि यहाँ पे जो हमारा लास्ट वाले जो वैल्यू है PV उसके आगे माइनस कर देना है। माइनस माइनस पॉजिटिव, वो तो आपको पता ही है। अब हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। तो 25,845 रुपीज़ जो आपकी मंथली EMI आने वाली है अगर आप 10 लाख रुपीज़ के लोन लेते हैं और आपका जो टेन्योर है वो 48 मंथ्स का होता है, तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपकी जो लोन EMI आ रही है उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है और आपकी इंटरेस्ट अमाउंट कितनी है। अगर उसे आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए भी एक्सेल के अंदर 2 फॉर्मूला दिए गए हैं जो कि है PPMT और IPMT। तो चलिए उसे भी समझ लेते हैं। तो हम इंटर करेंगे हमारा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू PPMT। देन आपसे पूछेगा रेट, तो रेट है हमारा 11%, सेल नंबर B3, उसे हम F4 की प्रेस करके फ्रीज कर देंगे। देन उसे करेंगे डिवाइड 12 से, क्योंकि वो हमें मंथली इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। देन उसके पास में वो पूछेगा पर मतलब ये आपका जो पर मंथ EMI है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे फर्स्ट है, सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ है वो। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। देन आपसे पूछेगा एन पर, तो एन पर मतलब ये आपका जो ड्यूरेशन है, जो लोन का आपका टोटल ड्यूरेशन है, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सेल नंबर B4, उसको भी हम F4 की प्रेस करके फ्रीज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। देन ये आपसे पूछेगा PV, तो हमारी जो वैल्यू है PV की वो है हमारी लोन अमाउंट जो कि है सेल नंबर B2, उसे भी हम F4 की से फ्रीज कर देंगे। देन ब्रैकेट को कर देंगे हम क्लोज। तो आप देखेंगे यहाँ पे वो नेगेटिव वैल्यू आ चुकी है। मैंने आपको पहले भी बताया था नेगेटिव वैल्यू को हम पॉजिटिव कैसे करना है। हम यहाँ पे फॉर्मूला को एडिट करके यहाँ से माइनस का सिंबल लगा देंगे। देन हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपका जो EMI आ रहा है 25,845 का, उसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 16,679। अब इसी तरीके से हम IPMT भी निकाल देते हैं। दोस्तों IPMT और PPMT के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, आप एग्जैक्ट फॉर्मूला भी उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इज इक्वल्स टू IPMT, ये आपसे रेट पूछेगा, हमारा रेट है ये, F4 की प्रेस करके इसको फ्रीज कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 12, देन कॉमा, देन पर के अंदर हम ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे हमारा मंथ, देन कॉमा, एन पर में आपका ये ड्यूरेशन आ जाएगा, F4 से उसको भी फ्रीज कर दीजिए, देन कॉमा, देन PV आपकी जो लोन अमाउंट है वो, एंड आगे हम उसके माइनस का सिंबल लगा देते हैं ताकि हमें उसकी वैल्यू मिल जाए पॉजिटिव में। देन एंटर, आप देखेंगे कि आपको आपकी इंटरेस्ट अमाउंट मिल गई है। तो 25,840 की आपकी जो EMI आ रही है उसके अंदर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 16,679 और जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो 967 रुपीज़ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे 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 करके बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले 16,600 था, फिर वो 800, 16,900, इस तरह से बढ़ते 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 वो एंड में 18,000 तक पहुँच गया है। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो जो हमारा EMI होता है उसके अंदर जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो कम होती है और जो इंटरेस्ट अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम अपना पेमेंट करते जाते हैं वैसे ही वैसे इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो कम होती जाती है और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो बढ़ता जाता है। इसके अंदर भी वही चीज़ है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ती जा रही है और जो इंटरेस्ट है वो घटता जा रहा है। तो दोस्तों ये था वो PMT, PPMT और IPMT का फॉर्मूला। तो इन फॉर्मूला के तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी EMI आने वाली है, हम लोग उस EMI के अंदर कितनी प्रिंसिपल वैल्यू है और हमारा कितना इंटरेस्ट वैल्यू है। तो दोस्तों ये थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वो फॉर्मूलाज एंड फंक्शन जो आपकी डे टू डे लाइफ को और भी आसान बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसके अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा और इसी तरह के और भी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।